मुंसीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस क्षेत्र में बाढ़ के कारण सभी निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाते थे। कितने घर डूब गए, पैसे बर्बाद हुए, इंसान की जान चली गई। 1 सप्ताह के बाद सारा पानी निकल गया क्योंकि पानी नदी और झील में चले गए। वहां अनामिका नाम की एक गर्भवती महिला जो अपने खोए हुए पति के लिए रो रही थी। अजी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। कम से कम आखिरी बार के लिए तो आंखें खोल के देखो। तुम्हारी लाश पानी में तैर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाई, बस खड़े खड़े देखने के सिवा। ऐसा कहकर बहुत जोर जोर से रो रही थी अनामिका। थोड़ी देर के बाद वहां पे उसकी सासू माँ आकर कहती है, मत रो बेटा अनामिका, तुम गर्भवती हो, तुम्हारे पेट के बच्चे के लिए रोना ठीक नहीं है। इस तरह धैर्य रखने के लिए कहती है शारदा। फिर वो दोनों एक जगह बैठकर सोच सोच के दुखी हो रहे थे। अनामिका शारदा की ऐसी परिस्थिति थी कि वो अपना सर छुपाने कहाँ जाएंगे वो भी पता नहीं था। उस वक्त गांव प्रधान शंकर गांव वालों को कुछ इस तरह से कह रहे थे, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमें घर बना के देगी। अगर हम यहीं रहेंगे तो हम अपनी जान गंवाएंगे, इसीलिए कृपया आप सभी यहाँ से कहीं और चले जाएं। इस तरह शंकर कहते हैं। उनकी बातें सुनकर सच में बहुत सारे लोग वहां से चले जाते हैं। अनामिका शारदा वो दोनों वहीं पे रह गए। उनका मन वहां से हटने को तैयार ही नहीं था। वो दोनों वहीं पे एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहने लगते हैं। शारदा पास के गांव में जाकर सब्जियां, फूल बेचती थी और इस तरह पैसे कमाने लगी। अनामिका गर्भवती थी, इसीलिए वो घर पे ही रहती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। शारदा एक दिन मनी मन सोचती है, यहाँ पे इस तरह से ज्यादा दिनों तक रहना सुरक्षित नहीं है। बहू गर्भवती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। इस तरह शारदा सोचती है। अगले दिन इस विषय में शारदा अनामिका से कहती है, ठीक है सासू माँ, मैं सारे सामान को बांध लेती हूँ। हम इस जगह को खाली कर देंगे। इस तरह अनामिका कहती है। शारदा ठीक है कह के सब्जियां, फूल लेके पड़ोस के गांव में उसे बेचने चली जाती है। जाते वक्त शारदा ने कहा कि वो जल्दी लौट आएगी। अनामिका जाके फिर सारे सामान बांधने में लग गई। तब तक अचानक से उसे बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया। उसे मदद करने के लिए आसपास कोई था भी नहीं। वो बस ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तब तक एक स्वामी जी वहां पे आते हैं। उन्हें देखते ही उसे लगा कि ये भगवान है। वो उनसे मदद मांगने लगी। स्वामी जी अपनी शक्ति से बच्चे को बाहर निकालते हैं। ये देखकर अनामिका कहने लगती है, स्वामी जी, मैं आपकी आभारी रहूंगी। आप ऐसे आए जैसे कि आपको किसी ने पुकारा हो। मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? यहाँ तो कोई नहीं है। आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे स्वामी जी? मैं यहाँ पे आया क्योंकि तुमने बुलाया, इसीलिए तुम और तुम्हारा संतान हमेशा खुश रहे। ऐसा आशीर्वाद देके स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। अनामिका सोचती है कि वो निश्चित रूप से भगवान ही थे जो उन्हें बचाने आए थे। थोड़ी देर के बाद उसकी सासू माँ लौट आती है। अनामिका और उसके संतान को देखकर शारदा बहुत आश्चर्य रह जाती है। फिर जो कुछ होता है अनामिका सब विस्तार में शारदा से कहती है। निश्चित रूप से वो भगवान ही थे जो हमें मदद के लिए आए थे। नहीं तो किसी ने आकर उसके बैग से पैसे निकाल के और कहा, ये लो तुम्हारे लिए लाया हूँ, और पैसे देकर वो चले गए। समझ नहीं आ रहा है वो कौन थे, क्यों पैसे दिए। शारदा इस तरह से पूरी बातें कहती है। दोनों महिलाएं ये मान लेती है कि भगवान आए थे उन्हें मदद करने के लिए। उन पैसों से सास बहू एक बहुत अच्छा घर बनाते हैं। बच्चा आने की वजह से सास बहू भी बहुत खुश थे। वो बच्चे का नाम उसके पिता रमेश के नाम पर ही रखते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर धीरे धीरे लोग वहां वापस आने लगते हैं। वो पक्का घर बना के वही रहने लगते हैं। क्योंकि उस गांव में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए सास बहू मिलके वहां पे एक बड़ी सी दुकान शुरू कर देते हैं। वहां पीने के पानी से लेके कपड़े धोने के साबुन तक मौजूद थे। वहां जितने परिवार आए थे रहने के लिए, इन सुविधाओं की वजह से शारदा अनामिका की बहुत प्रशंसा करते हैं। जैसा कि उनके पास सब कुछ मौजूद था, इसीलिए सभी लोग वहीं से अपनी आवश्यक चीजें लेते थे और उनका उपयोग करते थे। कुछ महीने बीत गए, फिर सारे लोग धीरे धीरे वापस आने लगे।
लोग धीरे धीरे वापस आने की वजह से गांव की रंगत फिर से वापस आ गई। अब लोग वापस आके मजबूत घर बना के उसमें रहने लगे। देखते ही देखते कुछ समय में अनामिका का बेटा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है और अपनी मीठी मीठी बातों से सबका ध्यान खींचने लगता है। जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे अपना बेटा दिखता है। ईश्वर ने रमेश को पुनर्जन्म दिया है। ऐसा सोचकर वो बहुत उदास हो जाती है। सासू माँ, आप दुखी मत होइए। मैं अपने पति को वापस पाकर बहुत खुश हूँ। सच में मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि आप जैसी सासू माँ और रमेश जैसे पति मिले। ऐसा कहकर अनामिका रोने लगती है। उसे रोते देख शारदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन दोनों को रोते देख छोटा बच्चा कहता है, दादी माँ, तुम दोनों मत रो। अगर तुम दोनों ऐसे रोओगे तो पिताजी को बुरा लगेगा। इस तरह उस छोटे बच्चे की बातें सुनकर दोनों आश्चर्य रह जाते हैं। हंसो हंसो, अभी भी रो रहे हो? जोर से हंसो। बच्चे की ऐसी बातें सुनकर सब उसे पकड़ के जोर जोर से हंसने लगते हैं। अनामिका शारदा सास बहू थे। वो शंकरपुर नाम के गांव में रहा करते थे। अनामिका के पति का नाम था रमेश। शारदा के पति का नाम था प्रसाद। प्रसाद और रमेश दोनों ही बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, इसीलिए वो अपने व्यवसाय से बहुत अच्छे पैसे कमाते थे। उनके पास बहुत पैसे होने के कारण सास बहू और पिता पुत्र दोनों ही बहुत खर्चीले थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अनामिका अपनी नौकरानी ललिता से तरह तरह का पकवान खाना बनाया करती थी। ललिता बहुत धैर्य रखकर खाना पकाया करती थी, पर परिवार के लोग वो खाना ही नहीं खाते थे, क्योंकि वो अक्सर होटल जाकर खाना खाया करते थे। ये बात उसने अनामिका से बताई। अनामिका कहती है, छोड़ो, जाने दो। लेकिन अगली सुबह सारा खाना बासी हो जाता है और खराब हो जाता है। ललिता बाहर जाके सारा खाना फेंक के आती है। ये सब देखकर ललिता मन ही मन कहने लगती है, हर दिन ऐसा हो रहा है। पहले से मुझे बता देते तो मैं खाना नहीं बनाती। मुझे इस तरह से रोज रोज खाना फेंकना बहुत बुरा लगता है और मुझे अपराधी महसूस होने लगता है। इसे पाने के लिए किसान कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कठिनाई है, बस मैं जानती हूँ। मुझे दे देते, मैं घर जाके बच्चों को खिला देती ये सारा खाना। खाना फेंककर वो बहुत बुरा महसूस करती है। फिर वो अंदर आके अपना काम करने में लग जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। ये सब रोज की कहानी बन गई थी। एक दिन अनामिका का जन्मदिन था। सभी लोग व्यस्त थे बाहर जाने के लिए। तभी अनामिका आके अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आजकल आप बिल्कुल घर पे नहीं रहती। आप कहाँ जाती हैं? ससुर जी और आपके बेटे काम के लिए बाहर जाते हैं। कम से कम आपको तो घर पे रहना चाहिए। अरे मेरी भोली बहू रानी, मेरे पास बहुत बड़ा कारण है बाहर जाने का। मैं अपने बहू के जन्मदिन के अवसर पर एक 5 स्टार होटल में शानदार पार्टी देने वाली हूँ। सरप्राइज देना चाहती थी, पर तुमने कहने के लिए मजबूर किया। सच में सासू माँ, मैंने सोचा कि काफी टाइम हो गया है एक साथ बैठ के पूरे परिवार को भोजन किए हुए, इसीलिए कुछ खास चीजें बनवा रही थी, पर अब तो सब बेकार है। इस तरह अनामिका कहती है। सासू माँ कहती है, ठीक है, छोड़ो। फिर वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तब तक वहाँ पे अनामिका के पति रमेश आ जाते हैं। ऐसा क्या? मैंने भी सरप्राइज प्लान की थी और आपने भी कर ली। मैंने कई सारे लोगों को इनवाइट किया था, तरह तरह के खाने का ऑर्डर दिया था, पर अब तो ये सब कुछ बर्बाद हो गया। जब वो ऐसी बातें कर ही रहे थे, तब तक वहाँ पे प्रसाद भी आ जाते हैं। अच्छा बोले हो, मैं भी अपनी बहू का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाना चाहता था, इसीलिए मैंने भी एक 5 स्टार होटल बुक किया है और अपने सभी रिश्तेदारों को वहाँ बुलाया है। इस तरह प्रसाद कहते हैं। फिर हर कोई एक दूसरे का चेहरा घूरने लगते हैं। तब तक उनकी नौकरानी ललिता आके कहने लगती है, माफ कीजिएगा, मुझे गलत मत समझिएगा मालिक, लेकिन आप जिस तरह से काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे, लेकिन रोज जाने अनजाने में अगर खाना फेंकते रहे तो इस तरह आपके बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। आप अभी ऑर्डर वापस भी नहीं ले सकते। अगर इसी तरह रोज खाना बर्बाद हो तो पैसे भी तो बर्बाद होंगे। आइंदा जब आप पार्टी करें तो एक दूसरे से चर्चा कर ले, फिर पार्टी करें, अच्छा रहेगा। इस तरह ललिता कहती है। वो उसकी सराहना करते हैं अच्छी सलाह देने के लिए। फिर वो सोचते हैं उनमें से कौन सी जगह चुन के जाया जाए।
अनामिका कहती है घर पे रह के एक साथ भोजन का आनंद लेंगे। वो सभी तैयार हो जाते हैं। जितना खाना उन्होंने पहले ऑर्डर किया था सब अनाथ आश्रम भेज देते हैं। ऐसा तक कि अनाथ आश्रम में भी उन्हें जितनी जरूरत थी खाना लेके भारी मात्रा में बचे खाने को बाहर फेंक देते हैं। अनामिका की इच्छा अनुसार उसका जन्मदिन परिवार के सदस्यों के साथ मनाया गया था, इसीलिए वो बहुत खुश थी। जितने सारे व्यंजन घर पे बनाए गए थे वो शांति से खाते हैं और बचा वो खाना वो ललिता को ले जाने के लिए कहते हैं। ललिता उन भोजन में कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देती है और कुछ अपने साथ घर ले जाती है। दिन निकल रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत थी। अचानक से उन्हें अपने व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये जानकर चारों सदस्य बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ ही महीनों के अंदर वो अपनी सारी संपत्ति खो देते हैं और अनामिका का पूरा परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में आ जाती है। अब उनका संघर्ष शुरू होता है। वो चारों खेत में काम करने लगते हैं। फिर वो जो कमाते थे उसी से अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। खेत का काम ना होने पर उनकी परिस्थिति बहुत खराब हो जाती थी। फिर भी सासू माँ की आदत बदली नहीं। वो रोज ज्यादा खाना पकाया करती थी और अगले दिन उसे फेंक देती थी। ये सब देखकर एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आप अगर अपने तरीके बदल ले तो अच्छा रहेगा। पहले हम कैसे जीते थे ये हम सभी जानते हैं। पहले हम कितना खाना बर्बाद किया करते थे। अब से ऐसा मत कीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भूख की कीमत हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। अगर आप नहीं चाहती हैं कि हम भूखे सोए तो खाना पचाना सीखिए सासू माँ, नहीं तो हम चारों को भूखे मरना पड़ेगा माँ जी। अनामिका ऐसा कहती है। सासू माँ भी उसकी बात पर तैयार हो जाती है। अगले दिन से ही शारदा बहुत ही पर्याप्त मात्रा में भोजन बनाने लगती है। वो उतना खाना ही नहीं बनाती थी कि अगले दिन बचे। इस तरह सास बहू को अच्छा सबक मिल गया। वो सब मिलकर कठिन परिश्रम करने लगे और धीरे धीरे अच्छी परिस्थिति में आ गए। अब पहले जैसा नहीं रहा। वो भोजन को बचत करने के साथ साथ बचे हुए खाने से वो लोगों की सहायता भी करते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।